कहानी आखिरी फैसला पार्ट 2। बरसों से सुनते आए हैं कि प्यार अंधा होता है और काफी हद तक ये सही भी है, क्योंकि प्यार में किया हर काम कहीं ना कहीं हमें अपने महबूब की तरफ ज्यादा और अपनी तरफ कम कर देता है। और जितना हम उसकी तरफ ज्यादा होते हैं, कभी कभी उतने ही गलत भी हो जाते हैं। जैसे हम प्यार में ये भूल जाते हैं कि हमारा आत्मसम्मान भी मायने रखता है। हमारी कही बातें जब हमारे हक में होती हैं और सामने वाला हमारे फैसलों पर भी हावी हो जाता है, तो हमें एक ठोस कदम उठाने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम ये कदम काफी देर से उठाते हैं, जिसकी वजह से एक गुलाब जैसा रिश्ता कांटों की शक्ल ले लेता है। सुहानी ने अपने शहर में एक न्यूज चैनल को अपने आइडल रितेश मंगलानी की वजह से ज्वाइन किया था। लेकिन जिस दिन वो चैनल को ज्वाइन करती है, उसी दिन रितेश का आखिरी दिन होता है उस चैनल में, और उसी दिन उसकी मुलाकात ईशान से भी होती है, जो उसी की तरह उस चैनल में एज इंटर्न आया होता है। ईशान के कहने पर सुहानी अपनी इंटर्नशिप जारी रखती है और दोनों को एक दूसरे से जल्द ही प्यार हो जाता है। और फिर 3 महीनों के अंदर दोनों अपने घर वालों से शादी की जिद करने लगते हैं और मजबूरन उनके परिवार वालों को उनकी शादी करवानी भी पड़ती है। और कम उम्र में शादी और बढ़ते खर्चे, साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। उनकी जिंदगी में ये एक जहर का काम कर रही थी, जिसकी वजह से ईशान का गुस्सैल स्वभाव सुहानी के सामने निकल कर आता है और वो आए दिन सुहानी पर चिल्लाता है और कभी हाथ भी उठा देता है। उसके इतने खराब बर्ताव की वजह से सुहानी घर छोड़कर चली जाती है। सुहानी और ईशान के अलग होते रास्ते आखिर कौन सा मोड़ लेंगे, आइए सुनते हैं। सुहानी को ईशान के घर से आए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। ईशान के छोटे से फ्लैट में उसके कमरे की खिड़की से झांकता सूरज ऐसा लग रहा था मानो वो पर्दे की ओर से बाहर आकर ईशान से कुछ कहना चाहता हो। शायद ये कि कैसा लग रहा है सुहानी के जाने के बाद का पहला रविवार। क्या तुम उसके जाने के बाद ज्यादा खुश हो? अगर हाँ, तो पिछले 6 दिनों से ठीक से खाना क्यों नहीं खाते? अगर ना, तो उसे वापस क्यों नहीं ले आते? अगर हाँ, तो तुम्हारी रोज शेव होने वाली दाढ़ी अब तुम्हें उदास क्यों दिखाती है? और अगर ना, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या अब तुम्हें उससे प्यार नहीं? सूरज की तेज होती रोशनी जो अब ईशान के चेहरे को जला रही थी। ईशान चौंक कर उठ गया और उठते ही अपने खाली और फैले पड़े फ्लैट को देखकर सुबक सुबक कर रो दिया। ये पिछले 6 रोज की कहानी थी, जो आज 7वें रोज भी वैसी ही रही। लेकिन आज ईशान का अहम टूटकर बिखर रहा था। उसके उसी घर में जिसे सुहानी ने छोड़ दिया था। किचन में पड़ी बियर की बॉटल्स उसकी कहानी साफ बता रही थी। ईशान ने अपने आंसू पोंछे और शर्ट पहनकर सुहानी से मिलने निकल गया उसके पापा के घर। पसीने में लथपथ ईशान सुहानी के घर पहुंचा तो उसकी सांसें फूल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखा और तेज तेज सांसें लेने लगा। और फिर जरा नजरें उठाकर उसने जोर से एक आवाज लगाई, सुहानी। उसकी आवाज सुनकर सुहानी के पापा नीचे आए और ईशान को हैरानी से देखते हुए बोले, बेटा तुम यहाँ इस हाल में? क्या हुआ, कोई बात है? और तुम सुहानी को आवाज क्यों लगा रहे हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं? उनकी बात सुनकर ईशान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। उसके मुंह से बस इतना निकला, सुहानी यहाँ नहीं आई क्या? और इतना कहकर वो वहां से भी निकल गया। उसने सबसे पहले सुहानी को कॉल किया, लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा था। अब ईशान को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। वो जिस को कॉल करके सुहानी के बारे में पता कर सकता था उसने किया, लेकिन सुहानी का कहीं कुछ पता नहीं चला। हताश होकर ईशान सड़क के किनारे आती जाती गाड़ियों के शोर के बीच बैठ गया और अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस लड़की ने उसका गुस्सा, बेइज्जती, बदतमीजी सब सिर्फ उसके प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लिया, क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? जिस लड़की ने उससे निस्वार्थ प्यार किया, उसके साथ कैसे वो ऐसा कर सकता था? ईशान को खुद पर गुस्सा और पछतावा दोनों एक साथ हो रहा था। वो कैसे भी कहीं से भी बस सुहानी को वापस ले आना चाहता था। वो पछतावे की एक अलग आग में जल रहा था। सुहानी पर बेवजह गुस्सा करना, उसे जाने से ना रोकना, वो कहाँ है ये ना पता करना,
सब कुछ उसे अंदर तक झकझोर कर रख दे रहा था। वो रटे हुए शब्दों में खुद से बार बार कह रहा था, कहीं से भी वापस आ जाओ सुहानी, मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूँ, बस तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं सबसे अच्छा पति बन जाऊंगा, तुम्हें खोकर नहीं जी पाऊंगा सुहानी, बस एक बार वापस आ जाओ, तुम जो कहोगी जैसे कहोगी सब कुछ करूंगा, जो सजा दोगी मानूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज वापस आ जाओ सुहानी, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हारे बिना सुहानी, सुहानी। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज ईशान के नजदीक आते महसूस हुई। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ईशान। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। पुलिस स्टेशन जाकर उसे पता चला कि सुहानी के भाई मनोज ने ईशान पर सुहानी के मर्डर का इल्जाम लगाया है। इंस्पेक्टर, मैं सच कहता हूँ, आप मेरी बहन की बॉडी ढूंढिए, इसने उसे मारकर कहीं छुपा दिया है, वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है और इसने हमें ये बताया तक नहीं। ये उससे बदसलूकी करता था, उसके साथ दहेज के लिए मारपीट करता था, खुद तो कुछ कर ना सका और उस बेचारी को नौकरी करने के लिए मजबूर करता था। मेरी मासूम बहन इसके बहकावे में आकर न जाने कैसे इस जैसे जानवर से शादी कर बैठी। मैं कहता हूँ सर, आप मेरी बहन की बॉडी ढूंढिए। रोते हुए सुहानी के भाई मनोज ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा। ईशान को पुलिस स्टेशन आए 3 दिन का समय बीत चुका था। सुहानी के मर्डर की बात सुनकर वो किसी पत्थर में तब्दील हो गया था। वो ना किसी से बात करता, ना सुनता, ना कुछ कहता। उसके शरीर में जैसे प्राण ही ना बचे हो। वो मार खाता पर उफ ना करता। अगर सुहानी ही नहीं तो उसका वजूद कैसा। अब अगर उसे कोई मार भी डाले तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक रात ईशान जेल में एक अंधेरी कोठरी में सुध-बुध खोए बिना आत्मा शरीर किसी लाश की तरह पड़ा था। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, सर, उसकी हालत देखकर वैसे भी लगता है कि ये 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जिएगा। इसके ऊपर मर्डर का चार्ज तो आपने लगा ही दिया है, लेकिन साबित कैसे करेंगे? एक दूसरी आवाज में किसी ने कहा, वो सब इंतजाम हो चुका है, इसे यहीं कैसे भी करके ठिकाने लगा दो। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, किसी को खूनी साबित करना, किसी का एनकाउंटर करना। अब आपको तो सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। फिर दोनों के हंसने की आवाज के साथ पुलिस स्टेशन में शांति पसर गई। तभी ईशान अपनी मूर्छा से बाहर आया और सोचने लगा कि अगर सुहानी पिछले 1 हफ्ते से अपने घर भी नहीं गई और इन्हें मुझसे ही पता चला है कि सुहानी मेरे पास भी नहीं है, तो किस वजह से उसका मर्डर प्रूफ किया जा रहा है? इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो इस सब के पीछे मनोज का हाथ है या फिर उसे फंसाया जा रहा है। ईशान ने सोचते हुए खुद से कहा, ये मैं कहाँ फंस गया, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित कैसे करूंगा? और फिर वो सुहानी के साथ अपनी अच्छी यादों को याद करता हुआ न जाने कब सो गया। ईशान बहुत अच्छे से जानता था कि मनोज एक पॉलिटिशियन है और उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है, और जैसा कि उसने सुना, उसके पास सिवाय जान दे देने के या फिर खुद को बेगुनाह साबित करने के कोई और ऑप्शन नहीं था। वो तो ये तक नहीं जानता था कि अगली सुबह उसे नसीब होगी भी या नहीं। जो सब उसने सुना, उससे तो यही लग रहा था कि आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है और इस रात को वो बस सुहानी की अच्छी यादों से सजाना चाहता था। वो नहीं जानता था सुहानी अब इस दुनिया में है या नहीं। उसने अपने भगवान से सुहानी के साथ किए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और फूट फूट कर रोने लगा कि तभी इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोलकर उसके सर पर जोरदार डंडे से हमला किया। ईशान की जब आंखें खुली तो उसने खुद को अपने रूम में पाया। उसके पूरे बदन पर गहरी चोटों के निशान थे। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसे कुछ नजर आया तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके सिरहाने आंखों में आंसू और ईशान का हाथ अपने हाथ में लिए सुहानी बैठी थी। ईशान ने कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन सुहानी ने उसे रोका। मत उठो। ईशान टूट गया। उसे सुहानी को देखकर जो खुशी मिल रही थी वो सुहानी को बता नहीं पा रहा था। सुहानी ने अपनी हथेलियों में ईशान के चेहरे को भर लिया और बोली, अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इतना तड़पाया जाएगा तो मैं यहाँ से जाने का कभी सोचती भी नहीं। तभी ईशान सुहानी के पैरों में बिस्तर से आधा लटकते हुए गिर पड़ा।
मुझे माफ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था। मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर पाया। मैं कैसा जानवर बन गया था। लेकिन मैं यहाँ कैसे? तुम जानती हो सुहानी, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे मर्डर के इल्जाम में। तभी सुहानी ने ईशान को रोकते हुए उसे ठीक से बैठाते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम भटक गए थे और अब तुम वापस आ गए हो। बस मैं जिस दिन यहाँ से निकली तो मैंने भैया को कॉल किया, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर घर बुलाया और मुझे वहीं पर किडनैप करके रख लिया। जब तुम घर आए थे ना ईशान, मैंने सुनी थी तुम्हारी आवाज़, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि भैया ने मेरे मर्डर के इल्ज़ाम में तुम्हें मुझसे दूर करने का प्लान बनाया है। लेकिन जब मुझे पता चला, मैं जैसे तैसे करके आज सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच गई और भैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और हमारी सेफ्टी के लिए भी रिक्वेस्ट की है। अगर हम दोनों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ वो होंगे। मैं तुमसे दूर तुम्हें हमारे प्यार का एहसास करवाने गई थी। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ ईशान, और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन एक सच और है कि मैं आगे से तुम्हारे गलत बर्ताव को नहीं सहूंगी। ईशान सुहानी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, सुहानी, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और कसम खाता हूँ कि मैं बेस्ट हस्बैंड बनने की कोशिश करूँगा। हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारा क्या फैसला है सुहानी? तुम जो कहोगी मुझे मंजूर होगा। सुहानी ने ईशान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा आखिरी फैसला ये है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनने की सजा दी जाती है। और फिर सुहानी ने ईशान को माफ करते हुए उसे गले से लगा लिया और ईशान ने खुद को सुहानी की बाहों में किसी बच्चे की तरह छिपा लिया।